नमस्कार शिक्षार्थियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर सीरीज के पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप सभी तक इस हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है। और ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, टैरिफ इज नॉट ए टूल फॉर, यानी कि प्रशुल्क एक विधि नहीं है। कौन किस चीज की विधि नहीं है? पहला दिया गया है भुगतान संतुलन की, दूसरा दिया गया है प्रोटेक्शन की, तीसरा दिया गया है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स की यानी कि आयातों को कम करने की, और फोर्थ है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन की। ठीक है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट टैरिफ जब हम लगाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हम लगाते हैं, संरक्षण के लिए हम लगाते हैं, और डिक्रीज इन इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट को कम करने के लिए हम लगाते हैं। लेकिन हम कभी भी उसे एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन यानी कि विनिमय दर के स्थिरीकरण के लिए हम नहीं लगाते हैं उसे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द बेनिफिटेड ड्यूरिंग मनी इन्फ्लेशन। ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है पेंशनधारी या पेंशनर्स, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने बोरोवर्स यानी कि ऋण, ऑप्शन सी है आपके सामने लेंडर्स यानी कि ऋणदाता, और ऑप्शन डी है आपके सामने सेवर्स यानी कि बचतकर्ता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, बोरोवर्स। ठीक है। यानी कि मनी इन्फ्लेशन, जो आपका इन्फ्लेशन होता है उससे सिर्फ बोरोवर्स को फायदा होता है। ठीक है। और किसको फायदा होता है? बोरोवर्स को, यानी कि ऋणी को, जो हम पैसा लेता है। ठीक है। जो उधार में पैसा लेता है उसी को फायदा होता है मनी इन्फ्लेशन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू हिक्सर ओलिन थ्योरी of factor abundance in terms of factor price when a country will called capital abundant। ठीक है। यानी कि हेक्सल-ओलिन सिद्धांत में साधन कीमत के संदर्भ में साधन प्रचुरता के कारण अब किस देश को, कब किस देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा? ठीक है, ये कब है? ठीक है, कब किस देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। इसमें आपको ये नहीं पूछा गया है कि इसमें आपको कंट्री भी दी गई है, ए कंट्री, बी कंट्री। ठीक है। आप इसे मान लीजिएगा ए कंट्री का पूछ रहा है आपको। ठीक है। कब उसे ए कंट्री का क्या कहा जाएगा? कैपिटल अबंडेंट कहा जाएगा। ठीक है। कैपिटल अबंडेंट क्या होता है? जहाँ पे कैपिटल यानी कि जो आपकी पूंजी है उसकी अधिकता हो। ठीक है। जहाँ पे क्या हो गई, पूंजी की अधिकता होगी जिस देश में। ठीक है। जहाँ पे क्या होगी, पूंजी की अधिकता होगी और पूंजी आसानी से उपलब्ध होगी आपको। ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे फिर अब लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। जहाँ पे सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है यानी कि कैपिटल की सप्लाई आपकी ज्यादा है। ठीक है। वहां पे क्या होता है,
उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा जब ज्यादा सप्लाई है आपके पास, ठीक है, जब बहुत ज्यादा कैपिटल की सप्लाई है आपके पास और कैपिटल की डिमांड कम है, तो आप क्या कर देते हैं, कैपिटल के प्राइस को कम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, जहाँ पे भी कैपिटल के प्राइस कम होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ को देखिएगा। अब देखिए कि ए कंट्री में कैपिटल के प्राइस कहाँ पे कम है। ठीक है, ए कंट्री के कैपिटल के प्राइस कहाँ पे कम है, ये देखेंगे। कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल के प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल के प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो गलत होता है। अगला देखेंगे, यहाँ कैपिटल तो डिवाइड में है। ठीक है, यहाँ पे लेबर ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल के प्राइस कम है। ठीक है, तभी तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी को देखेंगे हम। ऑप्शन सी देख रहे हैं, कैपिटल, जो प्राइस ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ए वाले का। ठीक है, और हमने यही देखना था कि कैपिटल के प्राइस, सॉरी, जो कैपिटल के प्राइस है वो कहाँ पे कम है। ठीक है, कैपिटल के प्राइस कहाँ पे कम है, यही देखना था हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल के प्राइस आपके कम होंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, यानी कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आरजी हॉट्रे। ठीक है, ये किसका कथन है, आरजी हॉट्रे का। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, दो चीजें और याद रखनी है। पहला कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, ये किसने कहा था। और इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, ये किसने कहा था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इनके आने की संभावना ज़्यादा है। चाहे वो ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में ना आए, ठीक है, ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में ना आए, लेकिन वो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में या फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन ये किसने कहा था, ये कहा था आपका मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, ये किसने कहा था, मिल्टन फ्रीडमैन ने। और इंटरेस्ट रेट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, ये किसने कहा था, आपका केन्स ने। ठीक है, ये किसने कहा था, आपका केन्स ने कहा था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑप्टिमम टैरिफ, यानी कि इष्टतम प्रशुल्क क्या है। वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को, कीप्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रखता है, जो व्यापार की शर्त है उसको स्थिर रखता है, या उसको लो करता है, लोअर करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को, या रिड्यूस कंट्रीज वेलफेयर को कर, यानी कि जो भी आपकी कल्याण है, जो किसी देश का कल्याण है उसके स्तर को घटाता है, क्या करता है एक ऑप्टिमम टैरिफ। तो इसका सही आंसर होगा बेटा, तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, इंप्रूव करता है आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को। ठीक है, वो क्या करता है, ऑप्टिमम टैरिफ इंप्रूव करता है आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम, आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व पता होगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं हम, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं हम, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं हम, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार पूछ क्या रहा है आपसे, कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे प्रारंभ कहाँ से होता है। ठीक है, द ओरिजिन, मूल बिंदु से, ओरिजिन हम इसे बोलते हैं मूल बिंदु को, यहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं, तो ये आंसर गलत है आपका। ऑप्शन बी, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे से, ऐसे तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। पॉइंट अबव द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर से,
यानी कि मूल बिंदु के ऊपर की ओर से हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू हेक्सल ओलिन, द कॉज ऑफ ट्रेड ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज। हेक्सल ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण होता है। क्या होता है? पहला, डिमांड कंडीशंस, मांग की दशाएं। दूसरा, फैक्टर अबंडेंस, यानी कि साधन संपन्नता। ऑप्शन सी, तकनीक। और ऑप्शन डी, टेस्ट पैटर्न। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जैसा अभी देखा था हमने कि फैक्टर के अबंडेंस होने पर ही हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ठीक है, व्यापार का कारण क्या है? किसी देश में साधन की प्रचुरता या जो साधन की संपन्नता है, उसी के कारण क्या होता है? ट्रेड होता है, ऐसा हेक्सर का कहना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ए गुड इज कॉल्ड ए गिफन गुड। गिफन गुड क्या होता है? ठीक है, ये बताना है। व्हेन द इनकम इफेक्ट इज, उसका इनकम इनकम इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों, गिफन गुड गिफिन गुड जो होती है, उसका इनकम इफेक्ट, ठीक है, उसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रोंगर होता है। किससे? आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है ये आपका अगला ऑप्शन। फिर अगले ऑप्शन को देखना ही नहीं होता है कि आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी कि क्या होता है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। यही क्या है आपकी गिवन गुड की गुण है, इसकी क्वालिटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाय डेफिनेशन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज। यानी कि परिभाषा के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? यानी कि एमपीसी। ठीक है, एमपीसी। एमपीसी बराबर होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब ऐसा देखेंगे हम। ये इक्वेशन कहाँ पे दिख रही है आपको? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ये ठीक है। ये ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है आपका। ठीक है, ये क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन वेयर। साम्य की स्थिति कहाँ पे होती है? ठीक है, साम्य की स्थिति कहाँ कहाँ पे होगी देखेंगे। पहला, एक कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी कंज्यूमर, यानी कि हमें जहाँ पे भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त होता है, वहीं क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, ए प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि ये क्या है? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, एक उत्पादक की दृष्टिकोण से अधिकतम लाभ उसे जहां पे भी प्राप्त होगा, जहां भी उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वहीं उसका क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, ए फर्म गेट्स मैक्सिमम आउटपुट। यानी कि कोई भी फर्म क्या बनाती है? जहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट आउटपुट बना रही है अपने रिसोर्सेज के, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके वो क्या कर रही है? मैक्सिमम आउटपुट बना रही है अपने। ठीक है, वही क्या हो जाती है? उसकी साम्य की स्थिति हो जाती है। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप सोज। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन कैसी होगी? कहाँ पे होती है? ठीक है, ये बताना है आपको। इसका पहला ऑप्शन है आपका, डिमांड फॉर मनी कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ऑप्शन बी, डिमांड फॉर मनी
curve is perfectly inelastic. Supply of money curve is perfectly inelastic. Sorry, elastic. Option D, demand for money equals to supply of money. तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जब आपकी डिमांड फॉर मनी, ठीक है, वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है, वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जब आपका होगा तो वो क्या हो जाता है आपका, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन होती है। ठीक है, जब परफेक्टली इलास्टिक होगा डिमांड फॉर मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, ठीक है, जीएनपी एंड एनएनपी प्रोडक्ट, एनएनपी यानी कि नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका डिफरेंस क्या है आपको बताना है। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है यह है बताना है आपको। तो दोस्तों, जब हम जी से यानी कि ग्रॉस से, ठीक है, ग्रॉस से हम नेट में जाते हैं, इसे याद रखिएगा, जब ग्रॉस से हम नेट में जाते हैं तो क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ठीक है, जब ग्रॉस से नेट में जाएंगे, लेकिन अगर हम नेट से ग्रॉस में जाएं तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा तब। ठीक है, जब हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे डेप्रिसिएशन प्लस होगा, जब हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देखेंगे जहाँ पे भी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्जेस यानी कि घिसावट व्यय के कारण, वही क्या होता है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन ए कंट्री इम्पोज एन import duty, then the consumer saving of that country, यानी कि एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि एक कंट्री क्या कर रही है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है। ठीक है, इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट का सामान महंगा हो गया, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी लगा ली, मान लीजिए आपका एक परफ्यूम आया है वहां से बाहर से। ठीक है, एक परफ्यूम आया है बाहर से, उसने, जो कंट्री है भारत देश है, उसने क्या कर दिया, इस पे टैरिफ लगा दिया, तो ये क्या होगी, महंगी हो गई आपके लिए। और ठीक है, मान लीजिए पहले 100 रुपए की पड़ती थी ये, अब इसके रेट 150 रुपए हो गए हैं, तो यानी कि क्या होगी, आपके लिए महंगी हो चुकी है ये। ठीक है, ये क्या हो चुकी है, आपके लिए महंगी हो चुकी है, आपके लिए खरीदना क्या हो गया, आपके लिए महंगा हो गया। तो आपकी सेविंग इससे क्या होगी, कम होगी ना। इससे आपकी सेविंग पे क्या असर पड़ेगा, आपकी सेविंग्स कम होगी। ठीक है, सेविंग्स कम होगी क्योंकि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, अब इसके पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, अब 150 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी सेविंग क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स was introduced in Human Development Report फ्रॉम द ईयर, कब आरंभ हुई थी ये बताना है आपको। ठीक है, एसडीआर में किस वर्ष से लैंगिक शक्ति माप यानी कि जीईएम को आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, यानी कि 1995 में। ठीक है, अब हम देखेंगे एचडीआर को। एचडीआर कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था आपका, 1990 में। इसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आपका यूएनडीपी करती है। ठीक है दोस्तों, इसको कौन पब्लिश करती है, यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा अभी 2025 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। ठीक है, एक सेकेंड। इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी थीम क्या थी।
तो इसकी थीम थी दोस्तों, ए मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ, इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, यह क्या है इसकी, इस वर्ष की थीम है। ठीक है, आप पूछेंगे कि सर इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों इसमें इंडिया की रैंकिंग है इस वर्ष 130, 130वें स्थान पर है। कितने कंट्री में से, आउट ऑफ 193 कंट्रीज में से। ठीक है, 193 कंट्रीज में से 130वां स्थान भारत देश का है। ठीक है, इंडिया का एचडीआई स्कोर क्या है, इंडिया का एचडीआई स्कोर क्या है। तो दोस्तों इंडिया का एचडीआई स्कोर है 0.685। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का स्कोर है। और इंडिया कौन सी किस कैटेगरी में आती है, तो इंडिया आपकी मीडियम कैटेगरी में आती है, मीडियम कैटेगरी। ठीक है, इंडिया कैसी कैटेगरी में है आपकी, मीडियम कैटेगरी में है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, जो एसडीआई है आपके पास, एक सेकेंड, जो आपके पास एचडीआई है, तो एचडीआई के इंडिकेटर्स कितने होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, एचडीआई के आपके पास तीन इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, एचडीआई के आपके पास तीन इंडिकेटर्स होते हैं। पहला है हेल्थ। ठीक है, पहला है हेल्थ, जिसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, यानी कि जीवन प्रत्याशा। सेकंड है आपके पास, एक सेकंड, सेकंड है आपके पास एजुकेशन, एजुकेशन। थर्ड है आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, थर्ड है आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, आपके पास यह तीन इंडिकेटर्स है। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को याद रख लीजिएगा, ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एचडीआर किसने दिया था, महबूब उल हक, महबूब, महबूब उल हक ने। ठीक है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये आपकी एचडीआर से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी करंट में पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे आप, तो आपके इससे रिलेटेड जो एचडीआर से रिलेटेड है क्वेश्चन है, वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज, बुक बाय केन्स इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन गैप। ठीक है, केन्स ने स्फीतिक अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की है, यह बताना है आपको। पहला है द जनरल थ्योरी में, ऑप्शन बी हाउ टू पे फॉर द वॉर, ऑप्शन सी द बैटल ऑफ ब्रेटन वुड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका हाउ टू पे फॉर द वॉर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी आपकी, 1940 में। ठीक है, ये बुक कब पब्लिश हुई थी आपकी, 1940 में, 1940 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लीड्स टू। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लीड्स टू, यानी कि प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है, क्या होता है फलस्वरूप, प्रशुल्क लगाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, क्या ये होता है। ऑप्शन बी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, ऑप्शन सी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन डी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी,
ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु पे, अभी बताया गया था आपको, जब किसी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, जब कोई देश किसी वस्तु पर टैरिफ लगाता है, तो जिसका इंपोर्ट हो रहा है, ये वस्तु है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। सबसे पहले क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि आपके लिए क्या हो गए हैं, इंपोर्ट क्या हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं। ठीक है, इंपोर्ट महंगा हो चुका है आपके लिए। जो इंपोर्ट की जो प्राइस है, वो बढ़ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वन among the following law given by JBC is proved false by economist Keynes। यानी कि केन्स ने जेबीसी के किस नियम को गलत ठहराया है। ठीक है, किस नियम को गलत ठहराया है, इसको बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है वो देखेंगे हम, लॉ ऑफ मार्केट। ऑप्शन बी आपके पास है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन सी आपके पास है लॉ ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ऑप्शन डी आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ मार्केट। केन्स ने जेबीसी के लॉ ऑफ मार्केट यानी कि बाजार के नियम को गलत ठहराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एच डी आई। ठीक है, एच डी आई अभी बताया गया था आपको, एच डी आई के इंडिकेटर्स। ठीक है, उसमें से बताना है आपको कि इसका कौन सा पक्ष नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इस पे नहीं है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन हमने देखा है, पहला ऑप्शन देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, ये तो होता है। ठीक है, अभी पढ़ा है। ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम, ये भी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। ऑप्शन डी लिटरेसी रेट। ठीक है, ऑप्शन डी लिटरेसी रेट, ये किससे संबंधित है, एजुकेशन से। जो अभी बताया गया था आपको, ये किससे संबंधित है, एजुकेशन से। पर कैपिटा इनकम किससे संबंधित है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। और जीवन प्रत्याशा आपको बताया गया था, ये किससे संबंधित है, हेल्थ से। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका एचडीआई में शामिल, ये एचडीआई का इंडिकेटर्स नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यानी कि निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास बजट संबंधी नीति यानी कि बजटरी पॉलिसी। ठीक है, पहला आपके पास बजटरी पॉलिसी। सेकंड है आपके पास पम्प प्राइमिंग स्पेंडिंग यानी कि समुद्दीपन व्यय। और ऑप्शन सी है आपके पास टैक्सेशन पॉलिसी यानी कि करारोपण नीति। ऑप्शन डी है आपके पास बैंक रेट पॉलिसी यानी कि बैंक दर नीति। तो आपको पता चल गया होगा, जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें बैंक दर नीति नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजर्स नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सी माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप नहीं है इसमें से। तो आप सभी को पता होगा, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन एंड मोड आपके क्या होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट माप होती है, सेंट्रल टेंडेंसी।
ठीक है, मीन मीडियन मोड। इसमें दो मीन और आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा माप नहीं है वो देखेंगे अब हम। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसमें है रेंज। रेंज तो नहीं होता है इस पे। ठीक है, आप देखेंगे इस पे रेंज तो नहीं है। ठीक है, मोड इस पे होता है, मीडियन इस पे होता है, मीन इस पे होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या होगा आपके पास, द रेंज। इसमें रेंज शामिल नहीं होती है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, यूलर्स थ्योरम इज रिलेटेड टू, यानी कि यूलर के प्रमेय का संबंध, यूलर के प्रमेय का संबंध है, किससे संबंधित है। तो यूलर्स की थ्योरम आपको पता ही होगा, यूलर्स की थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एम पी एल इंटू एल प्लस एम पी के इंटू के। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास, यूलर्स थ्योरम होती है ना। ठीक है, यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, जो आपके पास कुल उत्पाद है यानी कि टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बनाने के लिए जो हमारे साधन होते हैं, ठीक है, जो हमारे साधन है, लेबर है, कैपिटल है, अगर उनको हम उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, ठीक है, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पे करें, ठीक है, उनको बांट दें, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, हमने क्या करा टोटल प्रोडक्ट को वितरण किया है ना। ठीक है, हमने क्या किया है, मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या करा है, वितरित किया है। तो ये किससे संबंधित होगा आपका, यूलर थ्योरम किससे संबंधित होगी आपकी, वो होगी ऑप्शन बी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, यानी कि वितरण से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित होगी आपकी, वितरण से संबंधित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ हेबरलर फुल स्पेशलाइजेशन अकर्स व्हेन, यानी कि हेबरलर के अनुसार, लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण घटित होता है जब, कब होता है ये बताना है आपको। ठीक है, पहला है ऑप्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व सेटिस्फाई इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग में होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। पीपीसी, अगला देखेंगे, देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या वो डिमिनिशिंग में होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या इस पे होता है। ऑप्शन सी है आपके पास कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। जब आपका पीपीसी, जब आपका पीपीसी क्या होता है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे होता है। ठीक है, कांस्टेंट होगा वो। ठीक है, जब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तभी जो आपकी जो थ्योरी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है, वो फुल स्पेशलाइजेशन पे होगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, फुल स्पेशलाइजेशन पे होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, ये किसने निकाला था, ये बताना है आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने निकाला था आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दी है आपके पास, आप सभी को पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दी है, अभी देखा था हमने, हैवरलर ने दी है। ठीक है, तो किसने दी है, हैवरलर ने दी है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है आपका, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी
प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी अकाउंटेंट जनरल यानी कि महालेखाकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये किस आर्टिकल में है आपके पास, ये है बेटा आर्टिकल आर्टिकल 280। ठीक है, ये क्या आपके पास आर्टिकल 280 यानी कि आर्टिकल 280 में ये लिखा गया है कि आपका प्रेसिडेंट क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी व्हेन एमपीएस इज जीरो। ठीक है, एमपीसी आपको फाइंड करना है। ठीक है, एमपीसी आपको फाइंड करना है जब आपके पास एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, जीरो है। ठीक है, ये क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होगा ये फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू आपके पास होता है 1। अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एमपीसी क्या होता है, एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला में लगा देंगे हम एमपीसी जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो हमें निकालना है एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो दी गई है, जीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एमपीसी क्या हो जाएगा आपके पास, एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एमपीसी क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा। तो जब एमपीएस की वैल्यू जीरो होती है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर इसे जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी इससे मोटिवेट हो सकें और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाए, ताकि आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ओके।